हेलो, वेलकम बैक टू ऑन योर चैनल ए कुमार क्लासेस। आप सभी को इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि इस YouTube चैनल के माध्यम से जीएस की लेक्चर लगातार अपलोडेड किए जा रहे हैं, जो खास करके बिहार के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, इसके अलावा जैसे रेलवे की वैकेंसीज आई हुई है। आप अगर साइंस का लेक्चर देखते हैं तो रेलवे में बहुत सारी जो समस्याएं होती है, जो प्रॉब्लम साइंस में होती है, वो आपको दूर होती चली जाएगी। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। साइंस में हमने फिजिक्स को स्टार्ट किया था और फिजिक्स के तहत हमने टॉपिक जो चुना था वो साउंड को लिया था। तो साउंड के अंतर्गत ही हमने वेव्स को पढ़ा दिया है। वेव्स क्या होते हैं, वेव्स कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी छोटी छोटी चीजों को लेकर के हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस YouTube चैनल पर वीडियो को अपलोड किया है। और खास करके हमारे इस चैनल पर जो साइंस का कंटेंट दिया जा रहा है वो वाकई अपने आप में एक बेहतरीन कंटेंट है। और आपको लगेगा कि हम चीजों को समझ के आसानी से पढ़ रहे हैं, आपके माइंड के ऊपर बर्डन फील नहीं होगा। तो इसको लेकर के आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे। और विश्वास बनाए रखिए और आपको हम साइंस यानी जीएस, साइंस हो या आर्ट, हर एक लेक्चर को टॉपिक वाइज डिटेल सॉल्यूशन देंगे और चीजों को इतनी बारीकी से आपको समझाया जाएगा कि आपको लंबे समय तक याद रहे। हो सकता है हमारे पास थोड़ी सी संसाधन का अभाव है। अगर आपको अक्षर लिखे हुए शब्द बोर्ड पर नहीं दिख रहे होंगे तो माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें हमारी समस्या है और इसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो लिखने की जो समस्या है उसको हम दूर करने वाले हैं। आप लोगों के लिए पीडीएफ, हमारा पीडीएफ तैयार हो रहा है टॉपिक वाइज। आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपकी तैयारी एक बेहतरीन, कम से कम समय में बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सके। तो जुड़े रहें, जल्द ही आप लोगों को पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगे और फुल। जैसे कि हमने फिजिक्स स्टार्ट किया तो पूरी फिजिक्स की पढ़ाई मुफ्त में होगी। जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया है तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरा टॉपिक वाइज डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे और हिस्ट्री से सवाल हो तो आपसे छूटे नहीं। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, फिजिक्स से सवाल आ रहा है तो फिजिक्स की सवाल आपसे छूटे नहीं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग साउंड को पढ़ रहे थे, साउंड यानी ध्वनि को पढ़ रहे थे। ध्वनि से संबंधित हमने लगभग 3 लेक्चर्स को अपलोड किया है और आप नहीं देखे हैं तो 3 लेक्चर्स को देख करके उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे। हालांकि आप कहीं से भी देखेंगे टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्वनि के बारे में और ध्वनि से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें होती है उसको हम लोग डिटेल देखेंगे। उसके बाद ध्वनि का जो गुण होता है, ध्वनि के गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अब सोनिक बूम को समझते हैं। देखिए जैसा कि लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि सोनिक बूम क्या है। देखिए जब वायु में किसी भी अन्य चीजों का जो साउंड का जो वेग होगा वो ध्वनि के वेग, वायु में ध्वनि के वेग से अगर अधिक होता है, ध्वनि में वायु के वेग से अगर अधिक हो जाता है तो वह ध्वनि यानी उस वस्तु से जो साउंड निकलती है वह एक प्रघाती तरंग छोड़ती है और प्रघाती तरंग में इतना अधिक ऊर्जा होती है कि कभी कभी कांच, जो खिड़कियां कांच की बनी होती है, दीवारें बनी होती है और जो दरवाजे होते हैं कभी कभी टूट जाती है। कभी कभी इतना ज्यादा उसमें एनर्जी होता है कि मकान भी प्रभावित हो जाता है, मकान भी टूट सकते हैं। तो इस तरह की जो साउंड होती है, इसी साउंड को हम लोग सोनिक बूम कहते हैं, या इस घटना को
सोनिक बूम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सोनिक बूम क्या है, सोनिक बूम को आपने समझा। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे रॉकेट हो गया, रॉकेट से जो साउंड निकलती है, रॉकेट की जो स्पीड होती है, रॉकेट साउंड की जो स्पीड होती है ध्वनि की वेग से अधिक होती है। तो ध्वनि की वेग से अधिक होती है, तो अभी जैसे कि हम बताए कि जिसका वेग ध्वनि के वेग से, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक होगा, वो एक परखाती तरंग छोड़ेगा, शॉक वेव छोड़ेगा। तो उसी घटना को हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। तो सोनिक बूम क्या है समझ में, जैसे रॉकेट हो गया, जैसे मान लीजिए गोली चलता है, तो उससे उस समय जो तरंग निकलती है उसको हम लोग सोनिक बूम बोलते हैं। उसके बाद जेट यान हो गया, वायुयान हो गया, इन सभी से जो तरंग निकलती है वो परघाती तरंग होती है, और वह घटना परघाती तरंग से घटित होने वाली घटना को हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। तो एक बिंदु को हमने पढ़ा, सोनिक बूम क्या है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा रॉकेट, मिसाइल, लड़ाकू विमान, है ना, इन सभी से जो तरंग निकलती है वो ध्वनि में वायु के वेग से अधिक होता है, अर्थात ये सभी परघाती तरंग छोड़ते हैं। और देख सकते हैं मकान, खिड़की, दरवाजा, इससे क्या होती है, टूट जाती है। तो परघाती तरंग में इतना ज्यादा ऊर्जा होता है जो कभी कभी हमें नुकसान भी पहुंचा देता है। उसके बाद दूसरी बिंदु पर हम लोग पहुंचे, तो देखिए मैक संख्या, मैक नंबर क्या होता है, मैक संख्या क्या होता है। यहां आप देख सकते हैं मैक संख्या से वैसी वस्तु की गति का मापन किया जाता है जिसका वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। यहां आप देख सकते हैं, यहां भी वही बात है, ध्वनि के वेग से अधिक होता है, यानी उन वस्तु के वेग का मापन किया जाता है जिसका वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग किन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। मैक संख्या होता क्या है, तो देखिए मैक संख्या क्या होता है, वस्तु जो था, वस्तु का वेग, यानी जिस माध्यम में वो जा रही है उस माध्यम में वस्तु का वेग और वायु में ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। यानी मैक संख्या अगर निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, कि माध्यम में वस्तु का वेग बटा ध्वनि का वेग, उसका जो अनुपात निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा, मैक संख्या। देखिए मैक संख्या अगर एक है, तो मैक संख्या एक क्या डिनोट करेगा, मैक संख्या एक डिनोट करेगा कि माध्यम में वस्तु का वेग और ध्वनि का वेग दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। यानी किसी भी माध्यम में ध्वनि का वेग और वस्तु का वेग का मान यानी अनुपात एक आता है, तो हम लोग कहेंगे कि उसका मैक संख्या एक निकल करके सामने आएगा। तो देखिए अगर मैक संख्या एक है, मैक संख्या एक किसको डिनोट करता है, मैक संख्या एक बताता है कि ध्वनि का वेग और बराबर वस्तु का वेग होगा। यानी मैक संख्या एक क्या दिखाता है, वस्तु का वेग और ध्वनि का वेग दोनों क्या है, बराबर है, यानी जिस भी माध्यम में वो जा रही होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग, मैक संख्या एक से कम, अगर मान लीजिए मैक संख्या एक से कम है, एक से कम हो सकता है 0.5 हो, 0.61 हो, अगर मैक संख्या एक से कम है तो इस घटना को हम लोग सबसोनिक बोलते हैं। किस घटना को, सबसोनिक बोलते हैं। उसी तरह से फिर अगर मैक संख्या एक से अधिक है तो उसको हम कहेंगे, अगर मैक संख्या एक से अधिक है तो उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। मैक संख्या एक से अधिक है तो उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं। अगर मैक संख्या 5 या 5 से अधिक है, अगर मैक संख्या 5 या 5 से अधिक है तो उस स्थिति को हाइपरसोनिक कहा जाता है, हाइपरसोनिक कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में जितने भी मिसाइल, जैसे लड़ाकू विमान या कोई भी मिसाइल डेवलप किया गया है, अधिकांशतः मिसाइल सुपरसोनिक का है। उसके बाद अभी इस पर वर्तमान में रिसर्च चल रहा है हाइपरसोनिक, और कभी हाइपरसोनिक ये भी आ जाएगी हाइपरसोनिक। तो हम लोग समझ गए मैक संख्या एक होगा तो क्या कहेंगे, मैक संख्या एक से कम है तो क्या कहेंगे, एक से अधिक है तो क्या कहेंगे, 5 से अधिक है तो क्या कहेंगे।
तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको मैक्स संख्या समझ में आई होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे ध्वनि के कुछ अभिलक्षण होते हैं, ध्वनि के कुछ गुण होते हैं, उन्हीं अभिलक्षण के बारे में हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। ध्वनि का पहला अभिलक्षण तारत्व। आपने नाम सुना हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछा, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है पिच के बारे में, यानी तारत्व के बारे में। तारत्व को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तारत्व ध्वनि का क्या है, अभिलक्षण है या गुण है। अब ये कैसा गुण है, कैसा अभिलक्षण है, इससे क्या होता है। तो ध्वनि की जो ध्वनि का सुनाई देना, अगर मान लीजिए आपको ध्वनि पतली सुनाई दे रही है या ध्वनि मोटी सुनाई दे रही है, तो ये किसके कारण हो रहा है, तो यह हो रहा है आपको पिच के कारण, तारत्व के कारण। किसी भी साउंड को आप मोटी सुन रहे हैं या पतली सुन रहे हैं, तो किस पर निर्भर करता है, तारत्व पर। अब देखिए स्वयं तारत्व, स्वयं पिच जो होता है यह आवृत्ति पर निर्भर करता है, स्वयं पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। और पिच जो होता है, पिच जो होता है, तारत्व जो होता है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब यह है कि अगर आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व भी अधिक होगा, और आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का समानुपाती है। अगर मान लीजिए आप किसी तरह की आवाज सुन रहे हैं और आपको पतली आवाज सुनाई दे रही है, अगर मान लीजिए आपको पतली आवाज सुनाई दे रही है, तो पतली आवाज सुनाई देने का कारण क्या है, उसकी आवृत्ति जो होगा, आवृत्ति अधिक होगा, और आवृत्ति अधिक होगा तो उसका तारत्व भी उच्च होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पतली ध्वनि में उच्च तारत्व होता है, और उच्च तारत्व के साथ साथ आवृत्ति भी क्या होती है, उच्च होती है। उसके बाद वही आप ध्वनि को सुन रहे हैं और आपको मोटी सुनाई दे रही है, तो मोटी ध्वनि की तारत्व जो होता है निम्न होता है। तारत्व क्या होता है, निम्न होता है। अब तारत्व निम्न होता है तो आप बताइए, तारत्व जब निम्न होगा तो आवृत्ति कैसी होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी। हम बोलेंगे आवृत्ति भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो आप किसी भी साउंड को पतली सुने या मोटी सुने, आप समझ जाइएगा हम ध्वनि के किस गुण के कारण ऐसा हमें एहसास, और हमारा मस्तिष्क क्यों ऐसा एहसास कर रहा है। उसके बाद पिच समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। देखिए लाउडनेस क्या होता है, प्रबलता बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको, लाउडनेस। लाउडनेस होता क्या है, देखिए किसी भी ध्वनि को आप तेज सुन रहे हैं, यानी कोई सी भी ध्वनि आपको तेज सुनाई दे रही है, आपके मस्तिष्क के ऊपर तेज, मस्तिष्क आपका तेज एहसास कर रहा है, कानों में तेज सुनाई दे रही है, या मस्तिष्क आपका धीमी एहसास कर रहा है, कानों में धीमी सुनाई दे रही है, तो इसका मुख्य कारण है ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस। यानी लाउडनेस ध्वनि तेज या धीमा सुनाई देने के लिए उत्तरदायी है। चलिए अभी आपने तारत्व तुरंत पढ़ा। तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। और आवृत्ति भी हमने आपको पढ़ाया है, आवृत्ति क्या होती है, पीछे की क्लास आप देखिएगा, आवृत्ति आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आवृत्ति के बारे में हमने अच्छी तरह से बताया है। उसके बाद देखिए लाउडनेस जो होता है, लाउडनेस डिपेंड करता है आयाम पर, लाउडनेस निर्भर करता है आयाम पर। अब आयाम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पीछे वीडियो में पढ़े, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया आयाम क्या होता है। आयाम बताए थे ध्वनि जो गमन करती है श्रृंग और गर्त के रूप में, तो महत्तम श्रृंग जो होता है, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, उसी को आयाम कहा जाता है। अगर आपको समझ में ना आए तो पीछे क्लास आप देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लाउडनेस यानी प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है, और प्रबलता जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयाम का, यानी प्रबलता अधिक तो आयाम अधिक, प्रबलता कम तो आयाम कम। चलिए अब यह ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण किसी भी ध्वनि को हम धीमा या तेज सुन सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा मस्तिष्क किसी भी ध्वनि का तेज होने का अनुभव कर रहा है और कान पे तेज सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रबलता क्या है, उसका अधिक है, प्रबलता अधिक है। प्रबलता अधिक होने के कारण ध्वनि तेज सुनाई देती है, और प्रबलता जब अधिक है तो इसका आयाम क्या होगा, इसका आयाम भी अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद धीमी ध्वनि, अगर आपको धीमी ध्वनि सुनाई दे रहा है, मतलब उसकी प्रबलता क्या रहने वाली है, निम्न प्रबलता वाली ध्वनि हमेशा हमारी मस्तिष्क को मतलब धीमा सुनाई देता है, कान धीमा सुनता है।
क्यों? क्योंकि प्रबलता आयाम के समानुपाती है। कम प्रबलता मतलब धीमी ध्वनि सुनाई देगा। उसके बाद तीसरे गुण की तरफ हम बढ़े आगे, तो तीसरा जो ध्वनि का अभिलक्षण है उसको हम लोग गुणता बोलते हैं, उसको हम लोग गुणता बोलते हैं। और गुणता को इंग्लिश में टिम्बर कहा जाता है। यह भी ध्वनि का अभिलक्षण है, इसका भी कोई न कोई योगदान होगा। चलिए आइए देखते हैं इसका क्या योगदान है। देखिए, अगर किसी ध्वनि का आवृत्ति और आयाम दोनों समान है, यानी ध्वनि की आवृत्ति और आयाम दोनों जब समान है, यानी समान तारत्व और समान तीव्रता की विभिन्न ध्वनि में अंतर, यानी तारत्व भी समान है और तीव्रता भी क्या है? समान है। तो फिर हम उन ध्वनि में अंतर कैसे अंतर कैसे पता कर पाएंगे? तो किसके कारण? गुणता के कारण। और गुणता ना ही आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना ही आयाम पर निर्भर करता है। तो यह निर्भर किस पर करता है? हम बोलेंगे अधिस्वर पर निर्भर करता है। यह अधिस्वर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अधिस्वर पर निर्भर करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए बंद कमरे में अगर 8-10 लोग बातचीत कर रहे हैं, 8-10 लोग बातचीत कर रहे हैं, और उस 8-10 व्यक्ति में से किसी भी व्यक्ति को आप नहीं देख पा रहे हैं कि व्यक्ति कौन कौन है, तो ऐसी स्थिति में सभी व्यक्ति अगर आपस में बातचीत कर रहे होंगे तो उसके बातचीत से सुन करके, उसके ध्वनि को सुन करके हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि यह आवाज किसकी है, ये कौन बोल रहा है। तो ऐसे आवाज में जो डिफरेंस हो रहा है ना, आवाज में जो डिफरेंस हो रहा है, साउंड के आधार पर हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति है, ये कौन व्यक्ति है। तो किसके कारण अगर फर्क कर रहे हैं हम लोग, तो गुणता के कारण। अब जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं बहुत सारे गायक होते हैं, बहुत सारे गायक हैं। जैसे मान लीजिए दो कोई फीमेल सिंगर को ले लीजिए, तो अगर दोनों की आवृत्ति, दोनों का तारत्व और दोनों की तीव्रता अगर समान है, तो फिर भी हमारा मस्तिष्क ये कवर कर लेगा कि ये आवाज किसकी है और ये आवाज किसकी है। तो ऐसा किसके कारण हो पा रहा है? तो गुणता के कारण। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों चीज आसानी से समझ में आया होगा। मैक नंबर क्या है, ध्वनि की अभिलक्षण हम लोग देखे, पिच देख लिए, लाउडनेस देख लिए, उसके बाद आपको गुणता दिखा दी। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन रह जाता है, यहाँ से देखते हैं। देखिए टोन क्या होता है, आप लोग सुने होंगे टोन, जैसे आप लोग गाना सुनते होंगे तो बोलते होंगे टोन अच्छा नहीं है। तो टोन क्या होता है? टोन तो एकल ध्वनि जो होता है, एकल ध्वनि, सिंगल ध्वनि, उसको हम लोग टोन बोलते हैं। जैसे आप भारतीय संगीत के साथ शुरू को समझे होंगे, सा रे गा मा करके होता है, ठीक है। तो एकल ध्वनि है ये, एकल ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं? टोन। जैसे सा बोल रहे हैं, सा क्या है? टोन है। लास्ट में नी बोल रहे हैं, तो नी क्या है? टोन है। देखिए सा का जो सा जब बोलते हैं, तो सा जब बोलते हैं तो टोन हो गया। इसकी आवृत्ति देखिए कितना होता है, 265 HZ होता है। यूपीएससी के एग्जाम्स में ये पूछा हुआ प्रश्न है, स्टेटमेंट करके। सा की जो आवृत्ति होती है वो होती है 265 HZ, और वहीं लास्ट में जो नी होती है, नी की आवृत्ति और अधिक ज्यादा होती है। तो नी की आवृत्ति होती है 494 HZ, यानी हर्ट्ज। उसके बाद अब देख लीजिए हम स्वर क्या होता है। अभी हम बताएं कि गुणता जो निर्भर करता है अधिस्वर पर निर्भर करता है, तो स्वर क्या होता है? तो टोन्स, ग्रुप ऑफ टोन्स, यानी टोन के समूहों को स्वर कहा जाता है। टोन के समूह को क्या कहा जाता है? हम लोग बोलेंगे स्वर कहा जाता है। चलिए, तो इसको आप लोग बढ़िया से मतलब आराम से इसको पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक आपको मिलेगा ध्वनि की तीव्रता। देखिए यहाँ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की प्रबलता में। देखिए ध्वनि की प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है, गुण है, लेकिन ध्वनि की तीव्रता ध्वनि का गुण नहीं है, ध्वनि का कोई भी अभिलक्षण नहीं है, बल्कि ध्वनि ऊर्जा की एक माप है। ध्वनि की तीव्रता क्या है? तो ऊर्जा की एक माप है। सीधा हम लोग बोल देंगे ऊर्जा की एक माप है। इसका मात्रक, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। एकदम VVI बात है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ध्वनि की ऐसा ही मात्रक
माइक्रो ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए ये बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। इसे मेजरमेंट करना आसान नहीं हो रहा था, बड़े बड़े साउंड की मतलब साउंड को मापा जा रहा था इससे। तो इसके लिए एक छोटा सा रूप बनाया गया जिसको डेसिबल बोला गया। डेसिबल, डेसिबल तो डेसिबल से मापा जाता है। और डेसिबल जो होता है, आप लोग बेल का नाम सुनेंगे, बेल, ये भी ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तो बेल का जो 10वां भाग होता है, बेल का जो 10वां भाग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं, उसी को हम लोग डेसिबल बोलते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक पूछा जाएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। जबकि बेल क्या है? बेल तो ये भी ध्वनि की तीव्रता का ही मात्रक है। डेसिबल क्या है? तो ये भी ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। लेकिन डेसिबल होता क्या है? तो डेसिबल बेल का 1/10वां भाग होता है। चलिए उसके बाद एक दो बात हम आपको बता देते हैं, जैसे 30-40 डेसिबल। अगर हम लोग साधारण बातचीत कर रहे हैं तो कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं? तो 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत के दौरान 30 से 40 डेसिबल ध्वनि ही उत्पन्न होती है। उसके बाद अगर आप जोर से बातचीत कर रहे हैं, जोर से किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो उस समय आप 50 से 60 डेसिबल की साउंड को आप लोग उत्पन्न कर रहे होंगे। और साधारण बातचीत जो होता है, यानी 30 से 40 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, उसका जो रेंज होता है 10 का पावर -9 मीटर, यानी 10 टू द पावर -9 मीटर। ये आप ध्यान रखिएगा, ये यहां से प्रश्न कई बार बन चुका है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाइडलाइन जारी किया है और कहा है कि मानव का कान यानी कि मानव का कान जो है 45 डेसिबल तक की ध्वनि के लिए बिल्कुल अच्छा माना है। यानी कि मानव का कान अगर 45 डेसिबल की ध्वनि को सुन रहा है तो उसके लिए हित की बात है, अच्छा है। जबकि WHO कहा है कि अगर किसी मानव का कान 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि को एब्जॉर्ब कर रहा है, मस्तिष्क उसका अनुभव कर रहा है, उसको सुन रहा है, वह मानव के लिए क्या है? हानिकारक है। ये दोनों बात याद रखिएगा। जबकि साइंस में बताया गया है, फिजिक्स में बताया गया है कि मानव का जो कान है, मानव का कान जो है वो 130 डेसिबल ध्वनि को सह सकता है। यानी हम लोग 130 डेसिबल ध्वनि को सहन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक अवधारणाएं हैं कि अगर आप 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि को सुन रहे हैं, आपका मस्तिष्क एब्जॉर्ब कर रहा है, आपके कानों में 80-85 डेसिबल से अधिक ध्वनि जा रही है, तो आपको बहरा होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। अतः कान खराब होने की, कम सुनाई देने की बीमारी आपको हो सकती है। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर के माध्यम से ध्वनि की जो अभिलक्षण है उसको समझने का प्रयास किया। और जैसा कि हमने बता दिया वीडियो की शुरुआत में ही, लेक्चर की शुरुआत में हम बता दिए हैं कि अगर आपको अक्षर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हमने स्पष्ट रूप से समझाने का भी प्रयास किया है। आप आराम से, धैर्य से इस लेक्चर को सुनिएगा। और हम बोले कि हमारा चैनल जल्द ही आप लोगों के लिए PDF की व्यवस्था कर लेंगे, टॉपिक वाइज आपको PDF मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।